नमस्कार, भारतीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कक्षा 9 की जो पहली पुस्तक है क्षितिज भाग 1 उसे शुरू किया था और उसके पहला पार्ट हमने किया था जो कि दो बैलों की कथा है और उसके लेखक के परिचय के बारे में हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ा और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट निशान भी मैंने लगवाया आपसे और मैं आशा करती हूँ कि आपने वो सब लिख लिए होंगे। तो आज हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं लहासा की ओर। तो ये एक यात्रा वृत्तांत पाठ है, इसे यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है और इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन, जो एक हमेशा ही घूमते रहते थे, किसी न किसी देश की किसी न किसी जगह की यात्रा करते रहते थे। तो इन्हें यायावर भी कहा जाता है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा में हुआ। कहां पर? पंदहा में, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? 1893 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, वैसे ज्यादातर इनके जन्म कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, उनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उनकी शिक्षा कहाँ हुई? काशी, आगरा और लाहौर में। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि उन्होंने कब बौद्ध धर्म ग्रहण किया? 1930 में। कहाँ जाकर किया? श्रीलंका जाकर। और कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो इसके बाद ही, तब से ही उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ ये नोट डाउन कर लीजिए कि उनका नाम राहुल सांकृत्यायन कब पड़ा और उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि महापंडित कौन से लेखक को कहा जाता था, क्योंकि उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। कब हुआ? 1963 में। आगे देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। तो उन्होंने सब कुछ लिखा, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध, सभी उन्होंने लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। तो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, उनकी कृतियां ये हैं। मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा जो है उनकी रचना, वो 6 भागों में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो और दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। ये सब इनकी अलग अलग कहानियां और अलग अलग उपन्यास हैं। तो इसमें से ये वोल्गा की गंगा तो एक कहानी है, तो इन्हें हमें अलग अलग ही याद रखना होगा। और मैं आपको ये सब बताऊंगी उनकी कौन कौन सी कहानियां अलग अलग थी और कौन कौन से उपन्यास थे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि उनके कौन कौन सी कृतियां थी। घुमक्कड़ शास्त्र, ये सिंपल भी पूछा जा सकता है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, दिमागी गुलामी के लेखक कौन है, इस तरह से। तो यह आपको याद रखना होगा। उनकी प्रमुख कृतियां हैं साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि अनेक विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। तो उन्होंने साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि की जो पुस्तकें रची, उनकी संख्या है 150। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। मतलब किसी का भी इतना अच्छा स्थान नहीं है जितना कि राहुल जी का है यात्रावृत्त में। मतलब कि वो हमेशा यात्रा वृत्तांत ज्यादातर लिखते थे, उनकी कृतियां ज्यादातर यही हैं। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। तो उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, घुमक्कड़ी का शास्त्र लिखा उन्होंने और उसमें लाभ बताए कि अगर हम घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो हमारा क्या फायदा होता है। तो उन्होंने बताया घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी
आदान प्रदान होता है। तो जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, एक जगह से दूसरे देश में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो हमारा मनोरंजन भी होता है, ज्ञान भी बढ़ता है और भाषा और हमें संस्कृति का भी वहां पर कल्चर मालूम पड़ता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो उन्होंने जहां भी वो गए वहां का भौगोलिक वर्णन भी अपनी कृतियों में किया और उनके जनजीवन को भी उन्होंने उसकी झांकी भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने और कुछ कहानियां, उपन्यास, जीवनियां और आत्मकथा लिखी है। उसे हम अलग अलग देख लेते हैं और आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है 7वीं के बच्चे जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है वो क्या है, कहानी है या उपन्यास है, तो इसलिए ये आपको अलग अलग से ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो आइए हम इनकी और कहानियां जो उन्होंने लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं। 7वीं के बच्चे, ये इनकी कहानी है। गोलगा से गंगा, ये भी इनकी कहानी है। बहुरंगी मधुपुरी, ये इनकी एक कहानी है। कनैला की कथा, ये भी एक कहानी है। तो ये 4 कहानियां इन्होंने लिखी। और इसके बाद देखिए उपन्यास इन्होंने कौन कौन से लिखे, जो हमने पहले भी चर्चा की थी। 22वीं सदी, ये उपन्यास है। जीने के लिए, सिंह सेनापति उपन्यास, ये भी उपन्यास है इनका। जय योद्धे, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री, देवोदास। तो ये सब इनके उपन्यास हैं, ये आप नोट कर लीजिए साथ में ही, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए इनकी आत्मकथा कौन कौन सी है। मेरी जीवन यात्रा, इनकी आत्मकथा है। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर प्रदेश में, रूस में 25 मास, यूरोप यात्रा, ये सब इनकी यात्रा आत्मकथाएं हैं। अब आगे देखिए जीवनियां इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं। सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियां, ये इनकी जीवनी है। अतीत से वर्तमान, स्टालिन, फिर है लेनिन, कार्ल मार्क्स और माओ से तुंग, ये इनकी क्या है, जीवनियां हैं। अब आगे देखिए और एक और जीवनियां भी है इनकी, जैसे कि घुमक्कड़ स्वामी, मेरे असहयोग के साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, सिंहल घुमक्कड़, जयवर्धन, सिंहल के वीर पुरुष और महामानव बुद्ध, ये इनके सब जीवनियां हैं। इसके बाद देखिए इन्होंने यात्रा साहित्य कौन कौन से लिखे, कहाँ कहाँ की यात्रा की और उनके साहित्य भी लिखे। लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ल्हासा की, और वो इसी में से है, मेरी तिब्बत यात्रा में से। अब आगे देखिए तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास और विश्व की रूपरेखा। तो ये आप सब नोट कर लीजिए साथ के साथ, ताकि अगर आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको सब ध्यान में रहेगा। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए पाठ शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। संकलित अंश मतलब ल्हासा की, और जो हम पढ़ेंगे अभी वो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उन्होंने यात्रा की थी, कब की थी, 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते यात्रा की थी, तिब्बत की यात्रा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। उस समय जो भारतीय लोग थे वो तिब्बत की यात्रा नहीं कर सकते थे, उन्हें अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा भिखमंगे यानी कि भिखारी के वेश में की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि उन्होंने यात्रा जब की तिब्बत की तो किस वेश में की, भिखारी के वेश में की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। तो उन्होंने तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा, उसकी ओर जो जाने वाले दुर्गम रास्ते, दुर्गम मतलब कि बहुत मुश्किल रास्ते जो थे, वहां पर उन्होंने उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो अब हम शुरू करते हैं।
पार्ट 2 ल्हासा की ओर। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, ल्हासा की ओर क्या है, एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। तो अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो ये यात्रा हमें ऐसे लगेगा कि हम साथ साथ ये यात्रा भी कर रहे हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। जब ये फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था उस समय, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीजें भी तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, और यह व्यापार के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, मतलब दुर्ग यानी कि जो किले बने हुए थे वहां पर, उसके किसी भी छोटे से भाग में किसानों ने अपना बसेरा रहने की जगह बना ली। लेकिन आजकल जो है फौजी मकान वहां गिर चुके हैं, वहां घर बहुत आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, जहां कोई कहीं नहीं जाता था, कोई नहीं जाता था वहां। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और बहुत आराम की बातें भी। तिब्बत के यात्री जब यात्रा करते हैं वहां बहुत से उनकी तकलीफें भी होती हैं और बहुत आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। तो वहां पर ना तो जाति पाति पूछी जाती है, किसी की जात पात नहीं पूछी जाती, छुआछूत भी नहीं होता, और किसी से कोई सवाल नहीं किया जाता, और वहां औरतें जो होती हैं पर्दा नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले आ सकते हैं। मतलब कि जो निम्न श्रेणी के, देखने में बिल्कुल निम्न श्रेणी के होते हैं भिखमंगे, भिखारी, उनको चोरी के डर से वो चोरी कर लेते हैं, इसलिए उनको घर के अंदर नहीं आने देते। नहीं तो आप अगर ठीक ठाक लग रहे हैं देखने में तो आप घर के अंदर जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे आपको कोई वहां जानता भी हो, तब भी आप घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। यानी कि जो घर की औरतें होती हैं उन्हें चाय बनाने के लिए दे सकते हैं, और वह आपके लिए उसे पका देगी, तो वो आपको पका कर दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। तो वहां पर चाय में नमक और सोडा नमक और मक्खन डाला जाता है। वह चाय चोंटी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। मतलब चोटी क्या होती है, कूटने की का बर्तन होता है जिसमें वो कूट देगी उस चाय को, और दूध वाली चाय जैसा उसका रंग बन जाएगा, और उसे एक टोटीदार बर्तन में आपको डालकर दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, मतलब आप बैठे हैं चूल्हे से दूर, तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोटी में चाय मत कर ला सकते हैं। चोटी एक पात्र होता है जिसमें चोंगी मतलब डालते हैं चाय, और उसे मथ कर चाय बनाई जाती है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। आगे देखिए, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी क्या मतलब कि कोई कर जैसा मांगने लगा कोई वहां पर एक आदमी। तो हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। तो वो चीजें हमने, हमारे हाथ में जो थी चीटें, वो उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला से पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे। सुमती कौन था? एक भिखारी था जो उसे मिला था, मंगोल जाति का भिखारी वहां पर उसे मिला था। किन्हें? राहुल सांकृत्यायन को उसकी जान पहचान थी, जहां पर भी वो जाता उसकी जान पहचान थी वहां थोंगला में भी। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी कि हम भिखारी के वेश में गए थे, फिर भी हमें रहने के लिए अच्छी जगह वहां मिल गई। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेकिन जब 5 साल बाद जब हम उसी रास्ते गए तो हम भिखमंगे के वेश में नहीं गए, एक भद्र यात्री, अच्छे यात्री के वेश में गए घोड़ों पर सवार होकर, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। तो यहाँ पर नोट करना पड़ेगा कि 5 साल बाद वो
लौटे थे दोबारा, कितने साल बाद लौटे थे और किस वेश में वो गए थे, घोड़ों पर सवार होकर भद्र यात्री के वेश में। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में भी ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। मनोवृत्ति मतलब उनकी जो सोच है उस पर भी निर्भर करता है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। मतलब शाम को वो लोग छंग पी लेते हैं, एक पेय पदार्थ, जिससे उन्हें थोड़ा कम ही होश रहता है। आगे देखिए, अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा होता है ऊंची जगह, ऊंची पहाड़ी, वो हमें पार करना था। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि उन्हें क्या पार करना था? डांडा थोंगला। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो ये जो डांडे था तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि खतरे की जगह कौन सी है? डांडा तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण, तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? 16-17 हजार फीट। तो दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। तो इतनी ऊंचाई पर होने के कारण इसके दोनों साइड कोई भी मीलों तक कोई गांव या कोई शहर नहीं दिखाई देता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो वो एक सुनसान जगह थी दोनों तरफ से, तो इसलिए वहां डाकू आकर रहते थे। उनके लिए ये अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। निर्जन मतलब जहां पर कोई आदमी नहीं रहता हो, ये इसका अर्थ है। तो तिब्बत के जो गांव हैं वहां पर अगर खून भी हो जाए तो खून की सजा मिल सकती है, लेकिन जो निर्जन स्थान है, इस तरह का स्थान है जहाँ कोई लोग नहीं रहते, वहां अगर आदमी मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं करेगा। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। सरकार किसी खुफिया विभाग को वहां नहीं भेजती और पुलिस को नहीं भेजती, वहां भेजने के लिए खर्च भी नहीं करती। वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पर बिल्कुल सुनसान है, कोई देखने वाला ही नहीं, किसका भी खून हो सकता है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। जो डाकू लोग होते हैं पहले तो उस आदमी को वहां मार देते हैं और फिर उनका देखते हैं कि उनके पास कोई पैसा है या नहीं। आगे देखिए, हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की जगह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू नहीं यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, क्योंकि यहाँ पर जो है डाकू लोग अगर ना भी मारे तो फिर भी उन्हें अपने प्राणों का खतरा रहता है, इसलिए वो हमेशा बंदूक और पिस्तौल साथ में रखते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुछ कुछ दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन हमें खून की तो वहां पर इतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि हम तो भिखारी थे। और वहां कहकर अगर हमें कोई दिखता कि ऐसी डरावनी सूरत हमें कभी कहीं दिखती तो हम टोपी उतार कर वहां पर दया दया कहकर एक पैसा मांगने लग जाते, भिखारी बन जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो सुमति से क्या कहा उसने, जो सुमति उसके साथ भिखारी था मंगोल जाति का, उन्होंने क्या कहा लेखक ने कि हम लंगकोर तक, वहां कोई जगह थी, वहां तक 2 घोड़े कर लेते हैं और सामान भी उस पर रख लेंगे। आगे देखिए, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि डांडा जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर है। तो वहां पर वो लोग खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। बीटे क्या होता है? टीले के आकार का जो ऊंचा स्थान होता है वो होता है बीटे, टीले के आकार का ऊंचा स्थान। तो वहां पर जो पहाड़ थे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी, वहां पर बर्फ भी नहीं गिरी हुई थी, न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, और जो सबसे ऊंचा स्थान था वहां पर डांडे का
जो देवता होता है वहां का, उसका स्थान बना हुआ था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। तो वहां के देवता को किससे सजाया था? पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगों से, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि वहां तिब्बत में जब देवता को वहां पर देखने गए लेखक ऊपर, तो वहां पर किस तरह से सजाया हुआ था? जानवरों की सींगों से, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब हम उतरने वाले थे। चढ़ाई तो बहुत दूर, थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन उतरने में बहुत आसानी हुई। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जाना नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। बाएं का रास्ता उसने पकड़ लिया, मतलब लेखक ने, और वो 1.5 मील तक चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला है। तो मतलब वो गलत रास्ते पर चला गया, बाएं रास्ते पर। तो लंगकोर का रास्ता तो दाईं ओर था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव के मील भर पर था, तो सुमती इंतजार करते हुए मिले। तो 4-5 बजे जब वो पहुंचे, गांव के मील भर मतलब 1 मील दूर ही था, तो सुमती वहां इंतजार कर रहा था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था। मतलब कि मंगोलों जो वहां जाति होती है, उनका मुंह तो लाल होता है, लेकिन अब उसके दोस्त को, सुमती को, बहुत गुस्सा आया हुआ था और उसका और मुंह और भी लाल हो गया। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? तो वो मंगोल जाति का जो सुमती था, उसने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूक दिए, मतलब कि जैसे जो गोबर के उपले जो बने होते हैं जिससे आग जलाते हैं, और चाय को 3 बार गर्म कर दिया, लेकिन तुम नहीं आए। तो मैंने उससे कहा नरमी से, मतलब बिल्कुल आराम से बोला उसे कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो मेरा कैसा घोड़ा मुझे मिला? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर को वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वह लंगकोर में एक अच्छी जगह ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, जो मतलब उनको जानते थे अच्छी तरह से। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। चाय सत्तू क्या होता है, थुक्पा क्या होता है? सत्तू या चावल के साथ जो वहां पर का एक भोजन होता है, वो मिला। और सत्तू क्या होता है? भुने हुए अन्न या जो चने का आटा। तो उन्होंने वहां पर वो खाया। और फिर इसके बाद आगे देखिए, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। तो हम कहाँ पर थे? तिंगरी के विशाल मैदान में, लेखक कहता है यहाँ पर, और जो एक टापू सा मालूम होता है, और जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। उस पहाड़ी का क्या नाम था? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमती के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा मतलब एक बांधने का एक तांती जैसा होता है, वो बना लेते थे वो लोग। और कपड़े जो होते थे छोटे छोटे उसके टुकड़े कर कर बना लिया जाते थे, क्योंकि जो बोध गया के लाए कपड़े थे वो खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से भी वो बना लेते थे, हाथ पे बांधने वाले। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। यजमान जो उसके जानने वाले थे, जो उनके रिश्तेदार थे उसके, तो वो वहां जाना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा कि वो तो हफ्ता भर ही उधर लगा देगा। और मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांध दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो ये शब्द किसने कहे? मैं इसके लिए लहासा पहुंचकर तुम्हें रुपए दे दूंगा। ये किसने कहा? ये लेखक ने कहा। तो
तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा, और सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। तो तिब्बत में धूप भी बहुत तेज पड़ी हुई थी उस टाइम। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, जो सुमति उसके साथ चल रहा था, भिखारी जो उसके साथ चला मंगोल जाति का, तो उसके तिंगरी में भी बहुत जानकार थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। आगे देखिए, तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में, जागीरदारों में बटी है। जागीरदारों में यहाँ पर जमीन बटी हुई थी तिब्बत की, और इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो वहां पर कोई भी भिक्षु भेज दिया जाता है खेती का इंतजाम देखने के लिए। तो जो जागीरदार होते हैं, वहां के मालिक होते हैं जो जमीन के, उनके लिए वो भिक्षु एक राजा से कम नहीं होता। जागीर के आदमियों के लिए वो राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। तो वहां पर शेखर की जो खेती के मुखिया थे, उसका एक भिक्षु था, उसका नाम था नमसे। वो बड़े भद्र थे, बहुत सीधे साधे पुरुष थे, बहुत अच्छे थे, और वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, लेकिन मैं भी एक भिक्षु के वेश में ही था और उन्हें लग रहा था कि ये भी एक भिक्षु है। वहां एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। तो वहां पर एक मंदिर था अच्छा, जिसमें कंजूर मतलब बुद्ध वचन के जो अनुवाद हैं, हस्तलिखित कितनी पोथियां रखी थी, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर कि वहां पर कितनी पोथियां रखी थी, 103 पोथियां रखी हुई थी। तो वो लोग कहाँ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि वहां पोथियां रखी हैं, शेखर। कहाँ गए थे, शेखर में, ठीक है। क्योंकि जो सुमति उनका जो दोस्त था उनके साथ, तो शेखर में जाना चाहता था वो, और वहां पर जब वो गए शेखर विहार में, तो वहां पर कितनी पोथियां रखी थी, 103 पोथियां रखी थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। मतलब उनका इतना ज्यादा वेट था कि वो 15 सेर की एक पोथी थी। और सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब मैं पुस्तकें पढ़ रहा था, देख रहा था उनको, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ जो इसके आखिरी में दिए हुए हैं वो भी कर लेते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल शब्द हैं, तो इन्हें आसान करने के लिए हमें इनके अर्थों को देखना पड़ेगा। शब्द संपदा। डांडा। डांडा क्या होता है, ऊंची जमीन। डांडा होता है ऊंची जमीन। थोंगला। थोंगला क्या होता है, तिब्बती सीमा का एक स्थान, जो हमने अभी पढ़ा था। भीटे। टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान। तो ये भी पूछा जा सकता है, भीटे क्या होता है, भीटे का क्या अर्थ होता है। इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमें इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। कंडे। गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम आते हैं। सत्तू। भुने हुए अन्न, जौ या चने का आटा जो होता है वो सत्तू होता है। थुक्पा। सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। वहां तिब्बती के लोग ये खाद्य पदार्थ पकाते हैं। गंडा। मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, जैसे हम तांती बांधते हैं हाथ पे, उस तरह का। चिरी। फाड़ी हुई। चिरी मतलब फाड़ी हुई। भरिया। भार वाहक। भार वाहक।
सुमति कौन था? लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जंग शेख था। इसका अर्थ सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने इसे सुमति नाम से पुकारा। आगे देखिए, दोनों चीटें क्या होती हैं? नेनम गांव के पास पुल के नदी के पार करने के लिए जोंगपोन मजिस्ट्रेट के हाथ की जो लिखी हुई राहदारी को लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की थी। जब उन्होंने वहां चुंगी कर मांगा था, राहदारी मांगी थी, तो उन्होंने ये चिंटे उन्हें पकड़ा दी थी, दोनों चिंटे। डॉन कविस्को क्या होता है? स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेस 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्विंजोट का नायक जो होता है घोड़े पर चलता है जो। तो स्टूडेंट्स, आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसे एक दो बार आप पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको लिखवाया है वो आपने नोट कर लिए होंगे। उससे अगर आप एक दो बार रिवाइज भी करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और मेरे भारतीय एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि मुझे भी ये लगे कि मैंने जितना प्रयास किया है वो आपको अच्छा लगा, और आगे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर नए स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट के साथ।